अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा चलें, लास्ट लेक्चर जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे से काम कंटिन्यू करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, तो उसके आगे जो हमारा यहाँ पे डिस्कशन है तो वहां से काम कंटिन्यू करते हैं। तो आप सारे के सारे इसमें देखने के काम आपने करना किस तरीके से है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं आज के लेक्चर में, डेफिनेशन टाइप की चीजें हैं, तो उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। ठीक है जी, तो चलें काम स्टार्ट लेते हैं। कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ये सोर्सेज जो थी वो हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस कर ली थी। अब इसके आगे से हमारे पास कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, तो उस तरह की चीजें जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या होगा। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दिस टर्म इज रिलेटेड टू क्रैकिंग। क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझ लें। याद होगा पॉलीमराइजेशन पढ़ाई थी। पॉलीमराइजेशन क्या पढ़ाई थी? छोटे 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 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो जाएं, और ज्वाइन होने के बाद एक लार्ज मॉलिक्यूल बना दें तो वो कहलाती थी पॉलीमराइजेशन। सही हो गया। अगर आप इसी का रिवर्स कर दें कि आपके पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है, आप उसको ब्रेक कर दें छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में, तो जब आप एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है इसको नाम दिया जाता है क्रैकिंग का। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, आप नोट्स पढ़ेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको डेफिनेशन मिलेगी। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जो कि लॉन्ग चेन कंपाउंड है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम बहुत सारे आ रहे हैं, और आप उसको ब्रेक कर दें स्मॉलर चेन कंपाउंड में, तो जब आप एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है क्रैकिंग का। और अगर लॉजिकली हम बात करें थोड़ा सा, तो इट इज द रिवर्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन का जो है वो यहां पे एक रिवर्स प्रोसेस है। ऑल्दो कि पॉलीमराइजेशन इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली रिवर्स है। तो उसमें छोटे 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 मॉलिक्यूल ज्वाइन होकर बड़ा वाला बनाते थे, और उसमें बड़ा वाला जो मॉलिक्यूल होता है ब्रेक होकर छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये लॉजिकली उसका एक रिवर्स प्रोसेस है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें कुछ एक छोटा सा रिएक्शन समझाता हूं, उसके बाद फिर इसमें और चीजें मैं ऐड करते जाऊंगा। वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इसमें इस्तेमाल हो रही है, तो इसलिए थोड़ा आपने ध्यान से देखना है कि इसके अंदर काम क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेट की बुक का एक क्वेश्चन है, रिएक्शन है। भाई एक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला है C16H34। सही हो गया। आपने क्या किया कि आपने इसको हीट कर दिया, हीट किया, ब्रेक हो गया, ये तो होगा। फिर जब ब्रेक हुआ तो जो 16 कार्बन की चेन थी, जब वो सेंटर से ब्रेक होगी तो 8 कार्बन इधर और 8 कार्बन उधर अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक मिलेगा C8H18 और एक मिलेगा C8H16। आपको दो प्रोडक्ट्स यहां पर मिलेंगे। अगर चेक करना हो कि इसमें से कौन सी प्रोडक्ट अल्केन की है, कौन सी अल्कीन की और कौन सी अल्काइन की, तो जनरल फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हैं। अब जनरल फॉर्मूले से कैसे चेक करेंगे वो मैंने होमोलोगस सीरीज वाले लेक्चर में पढ़ाया था, थोड़ा सा मैं अभी यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट बात करता हूं कि भाई ये जो C16H34 है, 16 का डबल होता है 32, हाइड्रोजन डबल से ज्यादा है। जब हाइड्रोजन डबल से ज्यादा होते हैं तो अल्केन बनता है, और हाइड्रोजन एग्जैक्ट डबल हो अल्कीन बनता है, और हाइड्रोजन अगर डबल से कम हो तो अल्काइन बनता है। ठीक हो गया। तो इसलिए जो C16H34 है, ये जो कंपाउंड है ये अल्केन की कैटेगरी का कंपाउंड है। और C8H18, 8 का डबल होता है 16, हाइड्रोजन है 18, तो ये जो कंपाउंड है ये अल्कीन का कंपाउंड है। C8H16, 8 का डबल होता है 16, ठीक है, तो सॉरी ये अल्केन का था, और C8H16 जो है ये आपके पास अल्कीन का कंपाउंड है। तो पहला वाला अल्केन है जो रिएक्टेंट है, पहला प्रोडक्ट जो है वो अल्केन है, दूसरा प्रोडक्ट जो है वो अल्कीन है, इस तरह से होगा। अच्छा, 8 कार्बन का अल्केन नाम क्या होगा? 8 को पढ़ते हैं ऑक्ट, और अल्केन का सफिक्स होता है एन, तो नाम बन जाएगा ऑक्टेन। इसी तरीके से 8 कार्बन का अल्कीन है तो 8 को पढ़ते हैं ऑक्ट, और सफिक्स लगेगा इन, तो ये बन जाएगा ऑक्टीन। इसी तरीके से 16 कार्बन का अल्केन है, उसको कैसे नाम रखोगे?
तो भाई यहां पे बात बड़ी सिंपल सी कहने की ये है कि 16 अगर कार्बन है तो भाई वो 16 को आप ब्रेक करके करोगे। कैसे? देखो एफ है 16 होता है, 16 बराबर होता है किसके? 6 प्लस 10 के, 10 के हिसाब से करना है। 6 को पढ़ते हैं हेक्स और 10 को पढ़ते हैं डेक। तो अगर आप इसको मिला के पढ़ोगे तो कंपाउंड का नाम बनेगा हेक्साडीकेन। तो देखिए रिएक्शन में हो क्या रहा था कि 16 कार्बन का एक कंपाउंड था, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक बड़ी चेन थी 16 कार्बन एटम की। जब आपने उसको हीट किया तो हीट करने के नतीजे में वो छोटे छोटे 2 चेन्स में ब्रेक हो गई, एक 8 कार्बन की मिली और दूसरी भी 8 कार्बन की मिली। तो जब एक बड़ा मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तो इसको नाम दिया जाता है क्रैकिंग का। अच्छा, यहां पे थोड़ा वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 बातें और ध्यान में रखिएगा। वो बात ये ध्यान में रखिएगा कि देखो जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हो तो हीटिंग के 2 नाम होते हैं। कभी हीटिंग कहलाती है क्या? पढ़ाया था पीछे, कंबशन। और कभी हीटिंग कहलाती है पायरोलिसिस। डिफरेंस क्या है कि अगर आप किसी कंपाउंड को हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वो कहलाएगी कंबशन। और अगर आप कंपाउंड को हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो कहलाएगी पायरोलिसिस। अब ये रिएक्शन देखें, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन है, दिखता है? नहीं दिखता। तो आप हीट कर रहे हैं इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट किया जाएगा तो इसको नाम दिया जाएगा क्या? पायरोलिसिस का। तो क्रैकिंग जो है ये पायरोलिसिस कहलाती है। ठीक है, पायरोलिसिस का केस है ये कि जिसमें आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन आ गया तो फिर ये कंबशन कराएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, क्रैकिंग की क्यों गई थी, किस लिए तरीका लगाया गया था? अभी मैं थोड़ी देर पहले कमर्शियल नेम की बात कर रहा था ना, मतलब पिछले लेक्चर में नेचुरल रिसोर्सेज वाले में। तो अगर थोड़ा कमर्शियल नेमिंग पे बात यहीं पे लेके चले थोड़ा सा। आपके पास एक ऐसा एल्केन है जिसमें कार्बन की तादाद 16 है। पीछे लेक्चर में पढ़ाया था कमर्शियल नेम, रिफाइनरी गैस पढ़ाई थी, लुब्रिकेंट्स पढ़ाए थे, डीजल पढ़ाया था, कैरोसिन पढ़ाया था, गैसोलीन पढ़ाया था। तो अगर आप पिछले लेक्चर को रिवाइज किया है तो 5 सेकंड के अंदर मुझे बताएं कि ये किस कैटेगरी में आएगा। 1 2 3 4 5 बस आया आंसर। जब कार्बन की तादाद 12 से ज्यादा हो जाती है तो ये जो कैटेगरी बनती है ये कैटेगरी बनती है डीजल की। तो ये डीजल का मॉलिक्यूल है और हीट करने पर आपको 8 कार्बन का अल्केन मिला। अब ये किस कैटेगरी में आएगा? 3 सेकंड में बताएं। 1 2 3 बस। कहां पर आएगा? ये गैसोलीन में आएगा और गैसोलीन में भी स्पेसिफिकली ये पेट्रोल में आएगा। तो बेसिकली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि जो डीजल का मॉलिक्यूल है हमने उसको ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद वो डीजल का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया किसमें? पेट्रोल में। तो ये टेक्निक कब लगाई गई थी? जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसमें पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल की हो गई थी डेफिशिएंसी। जितना कंज्यूम हो रहा था, क्योंकि उधर मिसाइल चल रहे हैं, उधर तोप चल रही है, लड़ाइयां हो रही हैं, तो पेट्रोल तो चाहिए ना। ऐसे कैसे घोड़े पे तो नहीं लड़ेंगे ना। तो बात सिर्फ कहने की यहां पर यह है कि वहां पे पेट्रोल की जितनी कंजम्पशन हो रही थी उतना नेचुरली मिल नहीं रहा था। तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, पेट्रोल की जो कमी पूरे वर्ल्ड में हो गई थी, उसको पूरा करने का तरीका इन्होंने ये निकाला कि जो डीजल का मॉलिक्यूल था ये उसको ब्रेक करते थे। तो जब डीजल का मॉलिक्यूल ब्रेक होता था तो ब्रेक होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता था पेट्रोल में। तो दिस प्रोसेस वाज यूज्ड टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल। तो ये चीज याद रखना कि ये डेफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल को कंपनसेट करता है। ठीक है जी। तो इसलिए इस बात को मैं छोटा सा यहां पे लिख दूं, बस याद रखना, कंपनसेट द डेफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल। ठीक है। तो ये आपके पास क्रैकिंग इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो अगर किसी कंट्री में पेट्रोल की कमी हो जाती है, वो डीजल को क्रैक करना शुरू कर देते हैं, तो उसको क्रैक करके पेट्रोल वो बनाते हैं। ये इस तरह से करते हैं। सही हो गया? तो इतनी बात याद रखें। अच्छा, अब इसमें अगली कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं वो मैं ऐड कर रहा हूं। एक नजर आप इसका स्क्रीनशॉट बच्चों लेना चाहें तो ले लें, अदरवाइज मैं अगली टर्म जो है वो यहां पर ऐड कर रहा हूं, इसको आप लोग देखने का काम क्या होगा। देखिए अगली टर्म जो यहां पे मैं ऐड करूंगा, छोटी छोटी जस्ट 2-4 डेफिनेशंस, ज्यादा तो आपको पता है हम वैसे भी नहीं पढ़ाते, उतना पढ़ाते हैं जितना एब्जॉर्ब हो जाए। हाँ भाई, अगली टर्म जो यहां पर आ रही है बच्चों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, समझो
ये टर्म आ रही है नॉकिंग की, खटखट खटपट। डेफिनेशन पढ़ते रहना नोट्स में से, बुक में से, जहां से भी पढ़ना चाहे पढ़ लें। कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लें और काम की बातें क्या है वो समझ लें। एक नंबर की डेफिनेशन कभी कभार आ रही होती है, उस लिहाज से उसको देख लीजिएगा। नॉकिंग बेसिकली इन सिंपल वर्ड अगर हम बात करें तो इंजन जो होता है किसी भी चीज का, गाड़ी का इंजन है, बाइक का इंजन है, जनरेटर का इंजन है, किसी भी चीज का जो इंजन होता है उसमें से जो नॉइस प्रोड्यूस होता है, जो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड को, उस नॉइस को नाम दिया जाता है नॉकिंग का। अब उसको प्रोड्यूस होने के कई रीजन है, खराब फ्यूल उसका रीजन है, इंजन का सरफेस का डैमेज हो जाना उसका रीजन है, वो कुछ रीजन केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो हमारा उसका काम ही नहीं है। तो सिर्फ बात यहां पे कट शॉर्ट करके मैं इतना समझाना चाह रहा हूं कि नॉकिंग बेसिकली क्या चीज है। नॉकिंग इन सिंपलेस्ट वर्ड इंजन से प्रोड्यूस होने वाली नॉइस को कहा जाता है, ठीक है, शार्प मेटेलिक साउंड फ्रॉम इंजन, तो उसको नॉकिंग का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब नॉकिंग फायदेमंद है नुकसानदेह? तो बात सिर्फ कहने की कि नॉकिंग कई लिहाज से नुकसानदेह। एक तो ये इंजन को डैमेज करती है, खराब करती है। जब नॉकिंग होती है तो इंजन खराब होता है, जब ज्यादा नॉकिंग होती है तो इंजन ज्यादा खराब हो जाता है, ठीक है। दूसरा, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती है, नॉइस पोल्यूशन है वो बढ़ रही है, इसी वजह से बढ़ रही है। हम सब जो है ऊंचा सुनने लगे, मसला ये आ गया, हमें रिकॉर्डिंग देखने के लिए हैंड फ्री की जरूरत पड़ती है। तो हैंड फ्री की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? आपकी हियरिंग जो है वो बहुत वीक हो गई है। तो बेसिकली नॉइस पोल्यूशन जो है ना वो उसकी वजह से होती है, तो इसके अंदर ये मसला होता है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे बात सिर्फ कहने की ये है कि नॉकिंग ओवरऑल नुकसानदेह, किसी भी लिहाज से फायदेमंद नहीं है, इसलिए इसको खत्म करना फायदेमंद है। तो अगर आप नॉकिंग को खत्म करना चाहते हैं या उसको कम करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है आप नॉक इनहिबिटर इस्तेमाल करें, दूसरा तरीका होता है आप रीफॉर्मिंग की टेक्निक इस्तेमाल करें। अभी क्या चीज होती है मैं एक एक करके बात करता हूं। अगर आपने नॉकिंग को रिड्यूस करना है तो नॉकिंग को रिड्यूस करने का तरीका यहां पर यह होता है कि आप नॉक इनहिबिटर जो है वो यहां पे इस्तेमाल करें। इनहिबिट मतलब रोकना, इनहिबिटर मतलब रोकने वाला, नॉक इनहिबिटर नॉकिंग को रोकने वाला। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 8 याद है, कैटलिस्ट पढ़ाते थे, एक होता था पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता था नेगेटिव कैटलिस्ट। आपको याद है इन दोनों में से इनहिबिटर कौन कहलाता था? पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला? याद आ रहा है? पेपर तो दिया नहीं, क्या याद आएगा? तो नेगेटिव कैटलिस्ट जो होता था वो इनहिबिटर कहलाता था, जो रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता था, ठीक है। तो इसलिए नॉक इनहिबिटर उसको कहते हैं जो नॉकिंग को कम कर दे। नॉक इनहिबिटर को दूसरी टर्म जो इस्तेमाल की जाती है वो कहलाती है एंटी नॉकिंग एजेंट। तो ये चीज याद रखिएगा कि एंटी नॉकिंग एजेंट ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो नॉकिंग को रिड्यूस कर दे, उसको नेम दिया जाता है एंटी नॉकिंग एजेंट का, जो नॉकिंग को कम कर दे। तो ये डेफिनेशन बुक से पढ़ते ना, जस्ट पॉइंट्स छोटे छोटे। फेमस एंटी नॉकिंग एजेंट दो हैं, वो याद रखना। एक जो हमारे पास एंटी नॉकिंग एजेंट है, सही है, इसके एग्जांपल में मैं ऐड कर देता हूं, वो हमारे पास था TEL, टेल, सही, टेल, T फॉर टेट्रा, E फॉर इथाइल, L फॉर लेड, सही, लेड। तो इसलिए क्या होगा इसका फॉर्मूला? लेड होता है PB, इथाइल अभी हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाले तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा, C2H5 को कहते हैं इथाइल, और टेट्रा मतलब होता है 4, तो ये इसका फॉर्मूला होता है टेट्रा इथाइल लेड का PB C2H5 4 टाइम्स। तो ये आपके पास है, ठीक हो गया। ये बहुत अच्छा नॉक इनहिबिटर है जो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ एक मसला है कि जो नॉक इनहिबिटर है इसमें लेड इस्तेमाल होता है, और लेड जो होता है वो अपनी नेचर के लिहाज से बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो लेड की टॉक्सिसिटी की वजह से इसको जो है वो फिर कमर्शियली अब यूज करना, इस पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि टॉक्सिक होता है, एनवायरनमेंट में फैल जाता है, इसको इनहेल करे लंग्स खराब कर देगा, तो इसलिए टॉक्सिसिटी इसकी काफी ज्यादा होती है। तो उसकी वजह से जो है वो इसको यहां पर जो है वो यूज नहीं किया जाता, इसको कमर्शियली बैन कर दिया गया था। कमर्शियल बैन करने के बाद जो है वो उसको रिप्लेस किया गया था, और रिप्लेस करने के लिए यहां पे जो दूसरा नॉक इनहिबिटर इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है टॉलुइन। और टॉलुइन आगे बेंजीन में हम पढ़ेंगे,
कि भाई आपके पास ये हेक्सागोनल रिंग होता है बेंजीन रिंग, बेंजीन फॉर्मूला याद है ना, C6H6, ये हेक्सागोन से शो होता है। इसके ऊपर आप CH3 ग्रुप यहां पे लगा दें तो ये जो कंपाउंड होता है इसको मिथाइल बेंजीन या टॉलुइन का नाम दिया जाता है। इट इज अ नॉक इनहिबिटर, इट इज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। ठीक है, तो नॉकिंग को रिड्यूस करने का एक तरीका तो यह है कि आप नॉक इनहिबिटर इस्तेमाल करें। नॉकिंग को रिड्यूस करने का जो दूसरा तरीका यहां पर है वो दूसरा तरीका यह है कि आप यहां पे रिफॉर्मिंग की टेक्निक इस्तेमाल करें। रिफॉर्मिंग एक ऐसा तरीका होता है जो नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही। अच्छा, रिफॉर्मिंग में क्या होता है? रिफॉर्मिंग कुछ भी नहीं, इतना सा काम होता है कि रिफॉर्मिंग में क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन हो और आप उसको स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दें। तो जब आप किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड को किसी ब्रांच चेन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो स्ट्रेट टू ब्रांच चेन कंपाउंड जो कन्वर्जन होती है, दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। सही हो गया। हमारा क्या फायदा हुआ? कर दें, ब्रांच बना दें, फायदा क्या हुआ? पहले एक रिएक्शन देख लें फिर बताता हूं हमारा क्या फायदा हुआ। जल्दी से देखें इसको कि भाई इसमें ये होता है कि भाई आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन एटम्स हैं। सही है ना, दिखते हैं, जितना भी दिख रहा है ना देख लेना, जूम इन करके देखो इसको। अच्छा, आपने क्या किया कि भाई इसको हीट किया और जियोलाइट कैटलिस्ट है उसमें से पास किया, उसको पास किया तो क्या होगा? ये 8 कार्बन का स्ट्रेट चेन कंपाउंड है जिसको हम पढ़ते हैं ऑक्टेन। तो जब आप उसको ये कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड इस ब्रांच चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। सही हो गया। अच्छा, अब ये जो ब्रांच चेन कंपाउंड आपको यहां पर मिलता है जिसमें स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन एटम्स हैं और 3 कार्बन एटम्स यहां ब्रांच में आ रहे हैं, तो ये जो ब्रांच चेन कंपाउंड मिलता है इसके 2 नाम है। इसका एक नाम तो ये है कि इसको आइसोऑक्टेन कहते हैं, ये नाम आपने याद रखना, नॉमेनक्लेचर में सिखाऊंगा कैसे। और इसका दूसरा नाम ये है कि इसको 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन भी इसको कहा जाता है। ये इसका नाम है, वो आपने याद रखना है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड एक ब्रांच चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिफॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में हम कन्वर्ट करते हैं। उससे फायदा क्या होता है? ये चीज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड को जब एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड बहुत ही लो क्वालिटी के फ्यूल होते हैं, यानी जब आप इसको इंजन में इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं होते और ये नॉकिंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। उसके अगेंस्ट में अगर ब्रांच चेन कंपाउंड को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करें तो ये कंपैरेटिवली हाई क्वालिटी फ्यूल होते हैं, यानी जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो ये नॉकिंग कम प्रोड्यूस करते हैं या नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करते। तो रिफॉर्मिंग से फायदा क्या होता है कि केमिकली तो एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड एक ब्रांच चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन फायदा ये होता है कि एक लो क्वालिटी फ्यूल एक हाई क्वालिटी फ्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब भी फ्यूल की क्वालिटी बढ़ानी हो तो रिफॉर्मिंग कर दें, जब भी फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ानी हो तो वहां पर आप क्रैकिंग का काम करें। तो क्रैकिंग increases the quantity of fuel and reforming increases the quality of fuel। सही होगा। तो इसलिए बच्चों इसको याद रखिएगा। और एक छोटी सी टर्म और इसके अंदर वो देखते हैं तो यार लेक्चर हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी टर्म क्वालिटी का वर्ड आया यहाँ पे, तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो क्वालिटी का मतलब ये होता है, आप शॉप पे जाएं उसको बोलें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम दे दें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम मांगे तो हमारी यहाँ क्वालिटी क्या होती है? वो पूछता है अच्छा वाला खराब वाला, आप बोलेंगे अच्छा वाला जापान का निकाल के दे देगा, खराब वाला पाकिस्तान का निकाल के दे देगा, ये होता है। तो यहाँ पे अगर फ्यूल की क्वालिटी की बात करें, अच्छी फ्यूल कौन सी है? जो जापान से आई है वो नहीं। क्वालिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्वालिटी को मेजर करने का हमारे पास एक पैरामीटर है जो कि कहलाता है ऑक्टेन नंबर। ठीक है जी, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर एक ऐसा पैरामीटर है जो कि किसी भी फ्यूल की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये क्वालिटी पैरामीटर होता है, ये फ्यूल की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है, तो उसको ऑक्टेन नंबर का नाम दिया जाता है। फ्यूल की क्वालिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी
उसका ऑक्टेन नंबर उतना ज्यादा होगा। फ्यूल की क्वालिटी जितनी कम होगी उसका ऑक्टेन नंबर उतना कम होगा। जैसे जो आइसो ऑक्टेन है ये हाई क्वालिटी फ्यूल है, तो इसलिए इस आइसो ऑक्टेन का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो ऑक्टेन नंबर 100 लिया जाता है। 100 आउट ऑफ 100 यानी कि बेस्ट क्वालिटी फ्यूल है, तो ये इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो यहां पर लिया जाता है। तो ऑक्टेन नंबर क्वालिटी डिटरमाइन करता है। ज्यादा ऑक्टेन नंबर ज्यादा क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी कम नोकिंग, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है वो आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। तो ऑक्टेन नंबर क्वालिटी मेजर करने का यहां पर पैरामीटर है। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि भाई अगर आप एक फ्यूल बना रहे हैं, सपोज करें वो आपने फ्यूल बनाया 10 लीटर का, उस 10 लीटर फ्यूल में आपने 8 लीटर आइसो ऑक्टेन मिला दिया और बाकी उसमें आपने 2 लीटर जो है वो लो क्वालिटी के फ्यूल मिक्स कर दिए, मिक्सर है, यानी आपके पास टोटल वॉल्यूम 10 लीटर है, उसमें 2 लीटर लो क्वालिटी फ्यूल मिक्स किए हैं और 8 लीटर ये आइसो ऑक्टेन आपने जो है उसके अंदर मिक्स किया। तो अगर आप आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज निकालें तो आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज यहां पे कितना निकलेगी? आइसो ऑक्टेन का वॉल्यूम 8 लीटर, टोटल वॉल्यूम 10 लीटर मल्टीप्लाई बाय 100, जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 80%। परसेंटेज 80% निकल रही है, तो आप कहेंगे कि इस फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो 80 है। यानी मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि किसी भी फ्यूल के अंदर आइसो ऑक्टेन की जो परसेंटेज होती है वो उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कहलाती है। परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर, ठीक है। ये इस तरीके से यहां पर होगा, तो इसलिए याद रखना ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी हाई क्वालिटी का ये फ्यूल होगा। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं तक रोकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे फिर देखते हैं, आगे काफ़ी सारे टेक्निकल डिस्कशंस हैं वो हमारे पास आएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलें, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज़।